अध्याय 5 छूमंतर गली। अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। हालांकि उसे अच्छी तरह से मालूम था कि सुबह हो चुकी है, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं एक सपना देख रहा था, उसने अपने आप को समझाते हुए कहा। मैंने सपने में देखा कि हैग्रिड नाम का एक भीमकाय आदमी आया और उसने मुझे बताया कि मैं जादूगरों के स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी आंख खोलूंगा तो खुद को घर की अपनी अलमारी में पाऊंगा। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई खटखटा रहा हो। और यह पेचूनिया की दरवाजा खटखटा रही है, हैरी ने सोचा। हालांकि उसका दिल डूब रहा था, परंतु उसने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली। कितना अच्छा सपना था। ठक ठक ठक। ठीक है, हैरी बड़बड़ाया। उठता हूँ। वह उठकर बैठ गया और हैग्रिड का भारी कोट उसके ऊपर से गिर गया। झोपड़ी सूरज की रोशनी से भरी हुई थी। तूफान खत्म हो चुका था। सोफे पर हैग्रिड सो रहा था और एक उल्लू अपने पंजे से खिड़की पर ठक ठक कर रहा था, जिसकी चोंच पे एक अखबार दबा था। हैरी हाथों के बल उठकर खड़ा हुआ। वह इतना खुश था मानो उसके अंदर कोई बड़ा सा गुब्बारा फूल रहा हो। वह सीधा खिड़की तक गया और उसे झटके से खोल दिया। उल्लू झपटकर अंदर आया और उसने हैग्रिड के ऊपर अखबार गिरा दिया, परंतु हैग्रिड नहीं जागा। उल्लू फर्श पर मंडराने लगा और हैग्रिड के कोट पर हमला करने लगा। ऐसा मत करो। हैरी ने उल्लू को वहां से भगाने की कोशिश की, परंतु उल्लू ने उस पर तेजी से अपनी चोंच मारी और एक बार फिर से कोट पर हमला करने लगा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, एक उल्लू है। उसे पैसे दे दो। हैग्रिड सोफे पर पड़े पड़े ही गुदगुदाया। क्या? वह अखबार पहुंचाने के बदले में पैसे चाहता है। जेबों में देखो। हैग्रिड के कोट में जैसे जेबों की सिवाय और कुछ था ही नहीं। चाबियों के गुच्छे, घोंगे के गोले, धागे की गिट्टियां, पेपरमेंट कैंडी, टी बैग्स। आखिरकार हैरी ने मुट्ठी भर अजीब से दिखने वाले सिक्के बाहर निकाले। उसे 5 नट दे दो। हैग्रिड ने नींद भरी आवाज में कहा। नट? कांसे के छोटे सिक्के। हैरी ने कांसे के 5 छोटे सिक्के गिने और उल्लू ने अपना पैर बाहर कर दिया, ताकि हैरी उन सिक्कों को एक छोटी सी चमड़े की थैली में रख सके, जो उसके पैर में बंधी थी। फिर उल्लू खुली खिड़की से बाहर उड़ गया। हैग्रिड तेज आवाज में जम्हाई लेते हुए खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा। बेहतर होगा कि हम जल्दी चल दें हैरी। आज बहुत काम करना है। लंदन जाना और तुम्हारे स्कूल का सब सामान खरीदना है। हैरी जादूगरों के सिक्कों को उलट पुलट रहा था और उन्हें ध्यान से देख रहा था। तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसके अंदर के खुशी के गुब्बारे से सारी हवा बाहर निकाल दी। अरे हैग्रिड! क्या? अपने भारी भरकम जूते पहनते हुए हैग्रिड बोला। मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, और आपने वर्णन अंकल की बात तो रात को सुन ही ली थी। फिर मुझे हॉगवर्ट्स जाने और जादू सीखने के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। उसकी चिंता मत करो। हैग्रिड ने खड़े होकर अपना सिर खुजाते हुए कहा। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी मम्मी डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ गए होंगे? परंतु उनका घर तो तबाह हो गया था। वे अपना सोना घर में नहीं रखते थे बेटे। नहीं। हम सबसे पहले ग्रीनगोट चलेंगे। जादूगरों का बैंक। एक कबाब खाओ। ठंडे होने के बावजूद ये उतने बुरे नहीं है। और हम तुम्हारे बर्थडे केक के टुकड़े के लिए भी मना नहीं करेंगे। जादूगरों के भी बैंक होते हैं? सिर्फ एक ही है, ग्रीनगोट। इसे पिशाच चलाते हैं। हैरी जिस कबाब के टुकड़े को पकड़े था, वह उसके हाथ से छूट गया। पिशाच? हाँ, और हम तुम्हें बता देते कि इसे लूटने की कोशिश करने वाला कोई पागल ही होगा। कभी भी पिशाचों से पंगा मत लेना है। किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीनगोट दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। सच तो है कि हमें ग्रीनगोट वैसे भी आना था, डम्बलडोर के काम से। हॉगवर्ट्स का काम है। हैग्रिड ने अपने सीने को गर्व से फुला लिया। वे आमतौर पर अपने महत्वपूर्ण काम हम ही से करवाते हैं। तुम्हें लाना, ग्रीनगोट से सामान निकालना। उन्हें मालूम है कि वे हम पर भरोसा कर सकते हैं। सब चीजें ले ली तो फिर चलो। हैरी हैग्रिड के पीछे पीछे चट्टान पर आ गया। अब आसमान बिल्कुल साफ था और समुद्र सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वर्णन अंकल जो नाव किराए पर लाए थे, वह अब भी वहीं थी। हालांकि तूफान के कारण उसके पेंदे में बहुत सा पानी भर गया था। आप यहाँ कैसे थे? हैरी ने पूछा, क्योंकि दूसरी नाव कहीं नजर नहीं आ रही थी। उड़कर आए थे। हैग्रिड ने कहा। उड़कर? हाँ, परंतु हम लोग इस नाव में वापस चलेंगे। अब तुम हमें मिल गए हो, इसलिए हमारा जादू करना ठीक नहीं रहेगा। वे नाव में बैठ गए। हैरी अब भी हैग्रिड को घूर रहा था और यह कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि हैग्रिड उड़ते समय कैसा लग रहा होगा। वैसे नाव चलाने में हमें शर्म आ रही है। हैग्रिड ने एक बार फिर हैरी को कनखियों से देखते हुए कहा। क्या हम नाव को थोड़ा थोड़ा सा तेज कर दे ताकि हम जल्दी पहुंच जाए? बशर्ते तुम उसका जिक्र हॉगवर्ट्स में ना करो। बिल्कुल नहीं करूंगा, हैरी ने कहा, जो जादू के और कमाल देखने के लिए उत्सुक था। हैग्रिड ने अपनी गुलाबी छतरी बाहर निकाली, उसे नाव के किनारे पर 2 बार ठोका और नाव तेजी से किनारे की तरफ चल पड़ी। रेनकोट को लूटने की कोशिश करना पागलपन क्यों है? हैरी ने पूछा। मंत्र है, टोटके है। हैग्रिड ने कहा और यह बोलते समय उसने अपना अखबार खोल लिया।
लोग कहते कि भारी सुरक्षा वाली तिजोरियों में रक्षा के लिए वहां पर ड्रैगन भी है, और फिर वहां रास्ता ढूंढना भी आसान काम नहीं है। ग्रीनकोट लंदन से सैकड़ों मील नीचे है, अंडरग्राउंड से भी नीचे गहराई में। अगर आपके हाथ कोई चीज लग भी गई तो भी आप बाहर निकलने की कोशिश में भूखे मर जाएंगे। जब हैग्रिड अपना अखबार दैनिक जादूगर पढ़ रहा था तो हैरी बैठा बैठा इस बारे में सोचता रहा। हैरी ने वर्नन अंकल से सीखा था कि जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहिए, परंतु चुप रहना बहुत मुश्किल था। जिंदगी में कभी उसके दिमाग में इतने सारे सवाल एक साथ नहीं आए थे। जादू का मंत्रालय हमेशा की तरह गड़बड़ काम कर रहा है। हैग्रिड पेज पलटते हुए बुदबुदाया। क्या जादू का मंत्रालय भी होता है? हैरी अपने आप को रोक पाए इससे पहले उसके मुंह से निकल गया। हाँ, हैग्रिड ने कहा। सब चाहते थे कि डम्बलडोर मंत्री बन जाए, पर वे हॉगवर्ट्स छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए बूढ़े कॉर्नेलियस फज को मंत्री बना दिया। दुनिया में उससे बड़ा नारी नहीं मिलेगा। वह हर रोज डम्बलडोर के पास ढेर सारे उल्लुओं की फौज भेज देता है, उनसे सलाह मांगने के लिए। परंतु जादू का मंत्रालय करता क्या है? उनका मुख्य काम यह देखना होता कि मुगलों को यह पता न चले कि देश में जादूगर और जादूगरनियां हैं। क्यों? क्यों? हे भगवान, हैरी, हर आदमी चाहेगा कि उसकी समस्या जादू से सुलझ जाए। नहीं, हम इन झंझटों से दूर ही भले हैं। इसी पल नाव बंदरगाह की दीवार से धीमे से टकराई। हैग्रिड ने अखबार मोड़ा और वे पत्थर की सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर पहुंच गए। जब वे छोटे से कस्बे से होते हुए स्टेशन की तरफ बढ़े तो आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें बुरी तरह से घूर रहे थे। हैरी उन्हें दोष नहीं दे सकता था। न सिर्फ हैग्रिड औरों से दुगना लंबा था, बल्कि वह पार्किंग मीटर जैसी साधारण चीजों को देख देखकर उनकी तरफ इशारा कर रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। देखो हैरी, देखो, इन मुगलों के दिमाग में कहां से विचार आ जाते हैं। हैग्रिड, हैरी ने हाफते हुए कहा, क्योंकि हैग्रिड के साथ चलने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। क्या सचमुच ग्रीनकोट में ड्रैगन है? हमने सुना है, हैग्रिड बोला। सच कहे तो हम भी ड्रैगन पालना चाहते हैं। आप ड्रैगन पालना चाहते हैं? जब हम बच्चे थे तभी से हमारे मन में यह इच्छा है। लो, हम आ गए। वे लोग स्टेशन पहुंच गए। 5 मिनट बाद एक ट्रेन लंदन जाने वाली थी। हैग्रिड को मुगलों के पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए उसने हैरी को नोट दे दिए ताकि वह उनके लिए टिकट खरीद ले। ट्रेन में लोग उनकी तरफ और भी ज्यादा घूर रहे थे। हैग्रिड 2 सीटों पर बैठा था और पीले गोल तंबू जैसी कोई चीज बुन रहा था। तुम्हारे पास चिट्ठी है ना हैरी? उसने फंदे गिनते हुए पूछा। हैरी ने लिफाफे को अपनी जेब से बाहर निकाला। ठीक है, हैग्रिड ने कहा। इसमें वह सारा सामान लिखा जिसकी तुम्हें जरूरत है। हैरी ने कागज के दूसरे टुकड़े को खोलकर देखा, जिसे उसने पिछली रात को नहीं पढ़ा था। इसमें लिखा था, हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, यूनिफॉर्म। फर्स्ट ईयर के बच्चों को इन चीजों की जरूरत होगी। 3 जोड़ी काम करने के सादे दुशाले काले, एक सादी नुकीली टोपी काली दिन में पहनने के लिए, एक जोड़ी सुरक्षा दस्ताने ड्रैगन के चमड़े के या इससे मिलते जुलते, एक चोगा जाड़े में पहनने के लिए काला सफेद डोरी वाला। कृपया ध्यान रखें कि सभी विद्यार्थियों के कपड़ों पर उनके नाम की टैग लगे होने चाहिए। कोर्स की किताबें, सभी विद्यार्थियों को नीचे लिखी किताबों की एक प्रति लानी होगी। मंत्रों की शुरुआती किताब भाग 1 मिरांडा गोशाग, जादू का इतिहास बाथिल्डा बैगशॉट, जादुई किताब एल्बर्ट वैफलिंग, रूप परिवर्तन की शुरुआती किताब एमरिक स्विच, 1000 जड़ी बूटियां और फफूंदियां फिलिडा स्पोर, जादुई काढ़ी और सेनियस जिगर, विचित्र जानवर और उन्हें कहां ढूंढा जाए न्यूट स्कैमेंडर, गुप्त कलाओं से रक्षा क्विंटिन ट्रिम्बल। अन्य सामग्री, एक जादुई छड़ी, एक कढ़ाई जस्ते की स्टैंडर्ड साइज 2, एक जोड़ी कांच या सफ्टिक की शीशियां, एक दूरबीन, एक जोड़ी पीतल के तराजू। विद्यार्थी चाहे तो उल्लू या बिल्ली या मेंढक भी ला सकते हैं। विद्यार्थियों के माता पिता ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को जादुई झाड़ू लाने की इजाजत नहीं है। क्या यह सब हमें लंदन में मिल जाएगा? हैरी ने हैरान होकर जोर से पूछा। हाँ, पर आपको सही जगह मालूम होना चाहिए, हैग्रिड ने कहा। हैरी पहले कभी लंदन नहीं आया था। हालांकि हैग्रिड को मालूम था कि उसे कहां जाना है, परंतु जाहिर था कि उसे आम तरीके से जाने की आदत नहीं थी। वह प्लेटफॉर्म पर टिकट बैरियर में फंस गया और हल्ला मचाने लगा कि मुगलों की सीटें बहुत छोटी होती है और उनकी ट्रेनें बहुत धीमे चलती है। हम नहीं जानते कि जादू के बिना मुगलों का काम कैसे चलता है। यह उसने तब कहा जब वे टूटी फूटी ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़े, जो उन्हें एक भीड़ भरी सड़क पर ले गई, जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी थी। हैग्रिड इतना लंबा चौड़ा था कि उसे देखते ही भीड़ छट जाती थी। हैरी को बस इतना करना था कि वह उसके ठीक पीछे चले। वे किताबों की दुकानों, म्यूजिक स्टोर्स, हैमबर्गर बार और सिनेमा घर के पास से गुजरे, परंतु एक भी दुकान ऐसी नहीं दिख रही थी जिसे लगे कि वहां जादुई छड़ी मिल सकती है। यह सामान्य लोगों से भरी एक सामान्य सड़क थी। क्या सचमुच जादूगरों का ढेर सारा सोना उसके नीचे मीलों गहराई में दबा हुआ था? क्या सचमुच ऐसी दुकानें थी जहां मंत्रों की किताबें और जादुई झाड़ुएं मिलती थी? कहीं डर्सली परिवार ने उसके साथ कोई भयानक मजाक तो नहीं किया? अगर हैरी को यह पता ना होता कि डर्सली परिवार को मजाक करना नहीं आता, तो वह ऐसा जरूर सोच सकता था।
हालांकि हैग्रिड ने जो भी कुछ बताया था वह सब कल्पना से परे था, फिर भी हैरी को उसकी बात पर यकीन था। हैग्रिड ने रुकते हुए कहा, यह रही रिश्ती कढ़ाई, यह एक मशहूर जगह है। रिश्ती कढ़ाई एक छोटा और गंदा सा बियर बार था। अगर हैग्रिड ने उसकी तरफ इशारा न किया होता तो हैरी उसे नहीं देख पाता। आसपास से तेजी से गुजरते हुए लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। उनकी निगाहें तो इस तरफ की किताबों की बड़ी दुकान से उस तरफ की रिकॉर्ड शॉप तक सीधी जा रही थी, जैसे उन्हें रिश्ती कढ़ाई नजर ही नहीं आ रही हो। दरअसल हैरी को यह अजीब एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ उसे और हैग्रिड को ही दिख रही थी। इससे पहले कि वह यह कह पाए, हैग्रिड उसे खींचकर अंदर ले गया। मशहूर जगह के हिसाब से यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा और गंदगी थी। कुछ बूढ़ी महिलाएं एक कोने में बैठकर छोटे गिलास में शर्री पी रही थी। उनमें से एक लंबा पाइप पी रही थी। ऊंची टोपी पहने एक नाटा आदमी बूढ़े मैनेजर से बात कर रहा था, जो काफी गंजा था और किसी पिलपिले अखरोट की तरह दिख रहा था। जब वे अंदर घुसे तो बातचीत की आवाजें थम गई। लगता था वहां सब लोग हैग्रिड को जानते थे। उन लोगों ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराए। मैनेजर ने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, हैग्रिड, हमेशा वाला ही पियोगे ना? नहीं पी सकते टॉम, हम हॉगवर्ट्स के काम से आए हैं। हैग्रिड ने हैरी के कंधे पर अपना भारी हाथ ठोकते हुए कहा, जिसके वजन से हैरी के घुटने झुक गए। हे भगवान, मैनेजर ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये कैसा हो सकता है? रिश्ती कढ़ाई अचानक पूरी तरह शांत और खामोश हो गई। भगवान भला करे, बूढ़ा मैनेजर बोला। हैरी पॉटर, कितने सम्मान की बात है। वह बार के पीछे से लपक कर बाहर आया, हैरी की तरफ दौड़ा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है मिस्टर पॉटर, स्वागत है। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सब लोग उसी की तरफ देखते रहे। पाइप पीने वाली बुढ़िया पाइप खींचे जा रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि पाइप बुझ चुका था। हैग्रिड का चेहरा चमक रहा था। फिर बहुत से कुर्सियों के खिसकने की तेज खड़खड़ाहट हुई और अगले ही पल रिश्ती कढ़ाई के सभी लोग उससे हाथ मिला रहे थे। मिस्टर पॉटर, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मुझे गर्व है मिस्टर पॉटर, मुझे गर्व है। हमेशा से आपसे मिलना चाहता था। मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता मिस्टर पॉटर कि आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। मेरा नाम डिगल है, डिगलस डिगल। मैंने आपको पहले भी देखा है, हैरी ने कहा, जब डिगलस डिगल की टोपी रोमांच के कारण गिर गई। आपने मुझे एक बार दुकान में देखकर सिर झुकाया था। उसे याद है, डिगलस डिगल ने चिल्लाते हुए चारों तरफ देखा। सुना तुमने? उसे याद है। हैरी ने बार बार हाथ मिलाए। डोरिस क्रॉकफोर्ड हाथ मिलाने के लिए बार बार आती रही। एक पीला सा युवक रास्ता बनाते हुए आगे आया। वह बहुत घबराया सा दिख रहा था। उसकी एक आंख फड़क रही थी। प्रोफेसर क्विरिल, हैग्रिड ने कहा। हैरी, प्रोफेसर क्विरिल हॉगवर्ट्स में तुम्हारे टीचर होंगे। पॉटर, प्रोफेसर क्विरिल ने हकलाते हुए कहा और उन्होंने हैरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बता नहीं सकता मैं आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। आप किस तरह का जादू सिखाते हैं प्रोफेसर क्विरिल? गुप्त कला से रक्षा, प्रोफेसर क्विरिल ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे इस बारे में वे सोचना नहीं चाहते हो। वैसे तुम्हें इसे सीखने की क्या जरूरत है ना पॉटर? वे घबराहट में हंसे। मुझे लगता है तुम अपना सामान लेने के लिए आए होगे। मुझे भी खून चूसने वाले भूतों पर एक नई किताब खरीदना है। वे इस विचार से ही आतंकित दिख रहे थे, परंतु दूसरे लोग यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि प्रोफेसर क्विरिल हैरी पर कब्जा किए रहे। उन सबसे पीछा छुड़ाने में लगभग 10 मिनट लग गए। आखिरकार हैग्रिड ने अपनी आवाज शोरगुल से ऊंची करने में सफलता पाई। अब चलना चाहिए, बहुत सारा सामान खरीदना है। चलो हैरी। डोरिस क्रॉकफोर्ड ने हैरी से आखिरी बार हाथ मिलाया और हैग्रिड हैरी को बार के अंदर ले गया। अंदर दीवारों से घिरा एक छोटा सा अहाता था, जहाँ कूड़ेदान और कुछ जंगली पौधों के सिवाय कुछ भी नहीं था। हैग्रिड ने हैरी की तरफ देखकर दांत निकाले। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम मशहूर हो। यहाँ तक कि प्रोफेसर क्विरिल भी तुमसे मिलते समय कांप रहे थे। वैसे जान लो कि वे हमेशा कांपते ही रहते हैं। क्या वे हमेशा इतने ही घबराए रहते हैं? हाँ बेचारे, बहुत तेज दिमाग था। जब तक वे किताबों से पढ़ते रहे थे तब तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, परंतु फिर उन्होंने असली अनुभव लेने के लिए 1 साल की छुट्टी ली। लोग कहते हैं कि वे काले जंगल में खून चूसने वाले भूतों से मिले और एक चुड़ैल के कारण उन्हें बहुत मुश्किलें आई। उसके बाद से वे पहले जैसे नहीं रहे। वे विद्यार्थियों से डरते हैं, अपने खुद के विषय से डरते हैं। अब हमारी शक्ति कहाँ है? खून चूसने वाले भूत, चुड़ैले। हैरी का दिमाग घूम रहा था। इस बीच हैग्रिड कूड़ेदान के ऊपर वाली दीवार पर ईंटें गिन रहा था। 3 ऊपर 2 बगल, वह बुदबुदा रहा था। ठीक है, पीछे हटो हैरी। उसने अपनी छतरी की नोक से दीवार को 3 बार ठोका। जिस ईंट को उसने छुआ था वह थरथराई, कांपी और फिर बीच में एक छोटा सा छेद नजर आया, जो चौड़ा होता गया। 1 सेकंड बाद उन्हें एक मेहराबदार रास्ता दिखा, जो इतना बड़ा था कि हैग्रिड भी उसमें आराम से जा सकता था। इस मेहराबदार रास्ते के उस पार पैबंद लगी सड़क थी, जो घुमावदार थी और आगे जाकर मोड़ पर गुम हो जाती थी। छुमंतर गली में तुम्हारा स्वागत है, हैग्रिड ने कहा। हैरी को आश्चर्य हुआ कि वह दांत दिखा रहा था। फिर वे लोग मेहराबदार रास्ते से अंदर गए।
हैरी ने जल्दी से सिर घुमाकर देखा कि मेहराबदार रास्ता तत्काल एक बार फिर से ठोस दीवार में बदल गया था। सबसे पास वाली दुकान के बाहर रखी कढ़ाइयों का ढेर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उनके ऊपर लटके साइन बोर्ड पर लिखा था, कढ़ाइया हर साइज की, तांबे, पीतल, जस्ते, चांदी की, अपने आप तलने वाली, फोल्ड होने वाली। हाँ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, हैग्रिड ने कहा। पर सबसे पहले तुम्हारे पैसे निकालने होंगे। हैरी सोच रहा था काश उसकी 8 आंखें होती। सड़क पर चलते समय वह हर दिशा में अपना सिर घुमा रहा था और एक साथ सब चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था। दुकानें, उनके बाहर रखी चीजें, सामान खरीदते लोग। औषधियों की दुकान के बाहर वे एक गोल मटोल औरत के पास से गुजरे जो अपना सिर हिला रही थी और कह रही थी, ड्रैगन लिवर, सदवसिकन का इकोन्स, ये लोग पागल हो गए हैं। एक अंधेरी दुकान से उल्लुओं के बोलने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा था, आइलोप्स उल्लू एम्पोरियम, पिंगल, गुग्गू, कैरल, भूरे और सफेद उल्लू। हैरी की उम्र के कई बच्चे एक खिड़की पर अपनी नाक गड़ाए खड़े थे, जिसके अंदर जादुई झाड़ुएं रखी थी। देखो, हैरी ने एक को कहते सुना, निम्बस 2000 सबसे तेज। वहां पर ऐसी दुकानें थी जहां दुशाले और दूरबीनें बिक रही थी, और चांदी के अजीब से यंत्र भी, जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। खिड़कियों में चमगादड़ के स्प्लीन और ईल मछली की आंखों के ढेर लगे थे। मंत्रों की किताबों के गट्ठर, चमड़े के कागज के रोल और कलमे, जादुई काढ़े की बोतल, चंद्रमा की ग्लोब। ग्रिनगोट, हैग्रिड ने कहा। वे एक बर्फ जैसी सफेद इमारत के पास पहुंच गए, जो बाकी सभी दुकानों से बहुत ऊंची थी। उसके कांसे के चमकते दरवाजे के पास लाल और सुनहरी यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था। हाँ, पिशाच है, हैग्रिड ने धीमे से कहा, जब वे लोग सफेद पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। पिशाच हैरी से कुछ इंच नाटा होगा। उसका चेहरा सांवला और चालाक सा था। उसकी दाढ़ी नुकीली थी और हैरी ने देखा कि उसकी उंगलियां और पैर बहुत लंबे थे। जब वे लोग अंदर घुसे तो उसने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। अब उनके सामने एक और दरवाजा था जो चांदी का था और उस पर यह शब्द लिखे थे, अंदर आइए अजनबी, परंतु ध्यान रखिए आप, लालच होता है महापाप, क्योंकि वे लोग जो योग्य नहीं होते फिर भी यह लेते, वे वक्त आने पर उसकी बहुत बड़ी कीमत है देते। इसलिए अगर आप खोज रहे हो हमारे फर्श के नीचे वह खजाना जो आपका नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो चोर महाशय, आपको चेतावनी दे दी गई है, रहना सावधान। आपको खजाना ही नहीं कुछ और भी मिलेगा, इसका रखना ध्यान। जैसा हमने कहा था, इसे लूटने की कोशिश करना पागलपन होगा, हैग्रिड ने कहा। जब वे चांदी के दरवाजे से अंदर जा रहे थे तो पिशाचों की एक जोड़ी ने उन्हें सलाम किया और अब वे संगमरमर के एक बड़े हॉल में थे। 100 से भी अधिक पिशाच एक लंबे काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूलों पर बैठकर मोटे मोटे लेजरों में लिख रहे थे, पीतल के तराजुओं में सिक्के तोड़ रहे थे, आंखों पर लेंस लगाकर कीमती रत्नों की जांच कर रहे थे। हॉल से बाहर जाने वाले दरवाजे इतने सारे थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। बहुत से पिशाच वहां पर खड़े थे और दरवाजों से आने जाने में लोगों की मदद कर रहे थे। हैग्रिड और हैरी काउंटर की तरफ बढ़े। गुड मॉर्निंग, हैग्रिड ने खाली बैठे पिशाच से कहा, हम लोग मिस्टर हैरी पॉटर की तिजोरी से पैसे निकालना चाहते हैं। आपके पास उनकी चाबी है सर? यहीं कहीं होगी, हैग्रिड ने कहा और फिर वह अपनी जेब का सामान काउंटर पर खाली करने लगा। ऐसा करते समय कुत्ते के फफूंद लगे कुछ बिस्कुट पिशाच के रजिस्टर पर गिर गए। पिशाच ने अपनी नाक सिकोड़ी। हैरी ने देखा कि उनकी दाईं तरफ बैठा पिशाच मानिकों का ढेर तोड़ रहा था, जो दहकते हुए अंगारों जितने बड़े थे। मिल गई, हैग्रिड ने कहा। उसके हाथ में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। पिशाच ने इसे करीब ले जाकर ध्यान से देखा। यह ठीक दिख रही है। हम प्रोफेसर डम्बलडोर की चिट्ठी भी लाए हैं। हैग्रिड ने अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाते हुए और अपना सीना बाहर निकालते हुए कहा, यह उसके बारे में है जिसे आप जानते हैं, तिजोरी नंबर 713। पिशाच ने उस पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा। बहुत अच्छा, उसने हैग्रिड को पत्र वापस करते हुए कहा। मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ जो आपको इन दोनों तिजोरियों तक ले जाएगा। ग्रिपहुक। ग्रिपहुक एक और पिशाच था। हैग्रिड ने जब कुत्ते के सभी बिस्कुट एक बार फिर से अपनी जेब में भर लिए तो इसके बाद वह और ग्रिपहुक के पीछे पीछे हॉल से बाहर जाने वाले एक दरवाजे की तरफ बढ़े। तिजोरी नंबर 713 में वह क्या चीज है जिसे आप जानते हैं? हैरी ने पूछा। तुम्हें नहीं बता सकते, हैग्रिड ने रहस्य भरी आवाज में कहा। एकदम खुफिया है, हॉगवर्ट्स का काम है। डम्बलडोर ने हम पर भरोसा किया है, तुम्हें बताने का मतलब है अपनी नौकरी गंवाना। ग्रिपहुक ने उनके लिए दरवाजा खोला। हैरी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ भी संगमरमर का फर्श होगा, परंतु उसे हैरानी हुई। वे लोग पत्थर के एक संकरे गलियारे में थे जिसमें जलती मशालों से रोशनी हो रही थी। गलियारों में नीचे की तरफ सीधी ढलान थी और फर्श पर छोटी पटरियां बिछी थी। ग्रिपहुक ने सीटी बजाई और एक छोटी सी गाड़ी पटरियों पर धड़धड़ाती हुई उनकी तरफ आ गई। वे उसमें चढ़े। हैग्रिड थोड़ी दिक्कत से चढ़ पाया और वे चल दिए। पहले तो वे सिर्फ घुमावदार गलियारे की भूल भुलैया में इधर से उधर घूमते रहे। हैरी ने रास्ता याद करने की कोशिश की। बाएं, दाएं, दाएं, बाएं, बीच वाला रास्ता, दाएं, बाएं, परंतु याद रख पाना संभव था।
धड़धड़ाती हुई गाड़ी को रास्ता मालूम था, क्योंकि ग्रिप हुक गाड़ी नहीं चला रहा था, वो अपने आप चल रही थी। हैरी की आंखें दुखने लगी, क्योंकि उसके मुंह पर ठंडी हवा के थपेड़े सीधे पड़ रहे थे। फिर भी वह आंखें फाड़कर देखता रहा। एक बार तो उसे लगा जैसे गलियारे के मोड़ पर उसे आग का गोला दिखाई दिया, और वह यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या यह ड्रैगन था, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग और गहराई में उतरते चले गए। जमीन के अंदर बनी एक झील के पास से गुजरे, जहां स्टैलेक्टाइट छत से लटकते चूने के खंभे और स्टैलेग्माइट फर्श से ऊपर जाते चूने के खंभे थे। गाड़ी के शोरगुल से अधिक तेज आवाज में बोलते हुए हैरी ने हैग्रिड से पूछा, मैं नहीं जानता कि स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट में क्या अंतर होता है। स्टैलेग्माइट में एम होता है, हैग्रिड ने कहा, और हमसे समय सवाल मत पूछो, हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो रही है। हैग्रिड का चेहरा पीला पड़ गया था, और जब गाड़ी आखिरकार गलियारे की दीवार में एक छोटे से दरवाजे के पास रुकी तो हैग्रिड नीचे उतरा। उसके घुटने इतने कांप रहे थे कि उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। ग्रिप हुक ने दरवाजे का ताला खोला। अंदर से काफी सारा हरा धुआं तैरता हुआ निकला, और जब वो साफ हुआ तो हैरी का मुंह खुला रह गया। अंदर सोने के सिक्कों का ढेर था, चांदी का अंबार लगा था, छोटे कांसे के नट तो अनगिनत थे। सब तुम्हारा है हैरी, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब हैरी का था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। डर्सली परिवार को इस बारे में पता नहीं था, वरना उन्होंने चुटकियों में यह सब हथिया लिया होता। वे हैरी को हमेशा ताना देते रहते थे कि उसको पालने में कितना खर्च करना पड़ता था, और इस पूरे समय उसके नाम एक छोटा सा खजाना लंदन के नीचे गहराई में दबा हुआ था। हैग्रिड ने इनमें से कुछ सिक्कों को बैग में भरने में हैरी की मदद की। सोने के सिक्कों को गैलियन कहते हैं, उसने समझाया। एक गैलियन में 17 चांदी के सिक्कल होते हैं और एक सिक्कल में 29 नट होते हैं। यह बहुत आसान है, इतना 2 सालों के लिए काफी होगा। हम बाकी पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे। वह ग्रिप हुक की तरफ मुड़ा। अब तिजोरी नंबर 713, और मेहरबानी करके कि हम थोड़ा धीमे चल सकते हैं। गाड़ी एक ही स्पीड से चलती है, ग्रिप हुक ने कहा। वे लोग अब और भी गहराई में जा रहे थे। उनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। जब वे संकरे मोड़ पर मुड़कर धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े तो हवा बहुत ठंडी हो गई। अब वे एक अंडरग्राउंड दर्रे के ऊपर से तेजी से गुजरे, और हैरी ने गाड़ी के किनारे से झांककर देखने की कोशिश की कि अंधेरी तलहटी में क्या था, परंतु हैग्रिड ने कराते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तिजोरी नंबर 713 में चाबी लगाने का कोई छेद नहीं था। पीछे खड़े रहो, ग्रिप हुक ने रोब झाड़ते हुए कहा। उसने दरवाजे को अपनी लंबी उंगली से हल्के से ठोका और दरवाजा पिघल गया। ग्रिप हुक ने कहा, अगर ग्रिंगोट के पिशाच के खिलाफ किसी और ने ऐसा करने की कोशिश की होती तो दरवाजा उसे अंदर चूस लेता और वह अंदर फंसा रह जाता। आप कितने दिनों बाद दरवाजा खोलकर यह देखते कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है? हैरी ने पूछा। लगभग हर 10 साल बाद, ग्रिप हुक ने बहुत गंदे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी को विश्वास था कि इस भारी सुरक्षा वाली तिजोरी के अंदर कोई सचमुच असाधारण चीज होगी, इसलिए वह उत्सुकता से आगे की तरफ झुका। उसे उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ पर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात तो दिखेंगे ही, परंतु पहली नजर में तो उसे लगा जैसे तिजोरी खाली है। फिर उसे फर्श पर भूरे कागज में लिपटा एक गंदा सा छोटा पैकेट दिखाई दिया। हैग्रिड ने उसे उठाया और अपने कोट के अंदर रख लिया। हैरी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि पैकेट में क्या था, परंतु वह यह भी जानता था कि पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो एक बार फिर इस बेहुदा गाड़ी में चढ़ जाओ, और वापस लौटते समय हमसे बात मत करना। बेहतर होगा कि हम अपना मुंह बंद ही रखें, हैग्रिड ने कहा।